हाँ जी, नमस्कार। अपना क्लास 11th का जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने गैसेस एटम के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम लिक्विड के बारे में जानेंगे। देखिए, गैसेस का हमने आइडियल गैस इक्वेशन कर लिया, डिफ्यूजन लॉ पढ़ा, वहां पर जो है काइनेटिक थ्योरी पढ़ी, बॉयल्स लॉ था, चार्ल्स लॉ था, एवोगैड्रो लॉ था, बहुत सारी चीजें हमने वहां पर जो है कवर अप की हैं। उन्हीं पर जो है ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो भाई कहीं से भी आ सकता है, लिक्विड से भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें लिक्विड भी पढ़ना पड़ेगा और लिक्विड की देखते हैं कि कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टीज होती हैं, और फिर आगे जो है सरफेस टेंशन के बारे में जानेंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग क्या होती है, वेपर प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीजें हम जो है इस सेकेंड पार्ट के अंदर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड से लेकर कि लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आपने क्लास 9th या 10th अंदर क्लास के अंदर भी पढ़ा है कि जो लिक्विड्स होते हैं भाई लोग, कि जो लिक्विड्स होते हैं इनके पास डेफिनाइट वॉल्यूम तो होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम तो होता है, बट डेफिनाइट शेप नहीं होता, नॉट डेफिनाइट शेप। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप 1 लीटर दूध लेते हो, क्या करते हो? 1 लीटर दूध, उसको आपने जग के अंदर डाला, वो 1 लीटर रहेगा, लेकिन उसकी शेप रहेगी जग की। लेकिन जैसे ही उस दूध को आपने किसी मग के अंदर या गिलासों के अंदर डालना स्टार्ट किया, वो क्या हो जाएगा? गिलास की शेप का हो जाएगा। मतलब उसकी शेप चेंज हो रही है, लेकिन वॉल्यूम उसका 1 लीटर ही रहेगा। ये तो नहीं है कि वो 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा या आधा लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो 1 लीटर का 1 लीटर रहता है, इसीलिए उसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? डेफिनेट होती है, लेकिन उसका शेप चेंज होता रहता है, जो नॉट डेफिनेट, कि वो डेफिनेट नहीं होता। उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं इनकी डेंसिटी की। ठीक है, ये वॉल्यूम एंड शेप हो गया। आगे डेंसिटी क्या कहती है विद रिस्पेक्ट टू गैसेस। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू गैसेस देखें हैं तो लिक्विड क्या होते हैं भाई? डेंसर होते हैं। क्या होते हैं? लिक्विड इज डेंसर देन गैसेस। गैसेस से ज्यादा डेंस होते हैं लिक्विड के। देखिए, अब आपने कोई बोतल ले रखी है जो खाली है, ओके, उसका जो है आप देख, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ओके, मतलब वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट कर दें, ओके, मेरे पास ये बोतल पड़ी है, ये एक बोतल है, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या है? डेफिनेट है। मान लेते हैं कि 1 लीटर है, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया। अब इसके अंदर क्या गैस तो प्रेजेंट है ना? जब हम इसका वेट करेंगे, अब ये हल्का है, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगा, मतलब इसका वेट बढ़ गया या मास बढ़ गया, तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी। मतलब क्या हुआ? मास बढ़ा तो इसका डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, इसका डेंसिटी भी बढ़ गया भाई। तो डेंसिटी बढ़ जाना क्या होगा? लिक्विड का डेंसिटी हाई हो गया, किससे? गैसेस से। तो लिक्विड इज मोर डेंसर देन गैसेस। लेकिन सॉलिड के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो लेस डेंसर होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स की बात कर लेते हैं। ओके, कंप्रेसिबिलिटी अगला फैक्टर जो है वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, अब गैसेस जो है मोर कंप्रेसिबल होती है, ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड को हम कम कंप्रेस कर सकते हैं, और सॉलिड्स को तो और भी कम कंप्रेस किया जाता है। कि मेरे पास ये सॉलिड है, देखो, इसको मैं बहुत कम कंप्रेस कर सकता हूं, ठीक है, और अगर कोई लिक्विड है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, वो गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा होता है, कंप्रेस करेंगे तो वो कम हो जाएगा। लिक्विड के अंदर थोड़ा कम होता है, कंप्रेस करेंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा, लेकिन सॉलिड के अंदर बहुत कम होता है। ठीक है, नेग्लिजिबल सा या मान लीजिए मिनिमम सा होता है, उसको तो हम फिर क्या ही कम कर सकते हैं। इसलिए सॉलिड सबसे कम कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड जो थोड़े ज्यादा, और गैसेस सबसे ज्यादा। लेकिन अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें विद रिस्पेक्ट टू गैसेस, तो ये लेस कंप्रेसिबल होते हैं। किस? कौन? लिक्विड की हम जो है बात कर लेते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अगला जो पॉइंट रहता है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटर
मोलिकुलर फोर्सेस। मतलब देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैं पीछे पढ़ा चुका आपको क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच की जो फोर्स है उसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है। जैसे कि वहां पर हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन होता है, आयन डायपोल होता है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल होता है, और लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस होती है, ठीक है। तो वो सारी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। ओके, तो लिक्विड्स के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैस। काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है, वो ये कहती है कि गैसेस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। फिर हमने क्या किया था, उसके अंदर अट्रैक्शन तो होगी, ये चीजें हमने देखा, फिर वहां से हमने वंडरवॉल इक्वेशन को ड्रा किया था, किसके अंदर, गैसेस के अंदर। ओके, यहाँ इतना झंझट नहीं है लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर हमें थोड़ा बहुत ही ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना, क्योंकि लिक्विड्स को कम स्टडी किया जाता है, गैसेस को ज्यादा स्टडी किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी, कंप्रेसिबिलिटी लेस होती है। यहां पर मैं कंपैरिजन गैस के साथ करूंगा, सॉलिड का जो है यहां हम कंपैरिजन नहीं लिखेंगे। तो डेंसिटी क्या है, ज्यादा हो जाएगी, डेंसर होते हैं देन गैसेस, कंप्रेसिबिलिटी लेस होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अब जो मेरे पास लिक्विड होते हैं, एक फिनोमिना शो करते हैं, इवेपोरेशन। ये क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए अगर हम क्या करते हैं, आइस है अपने पास, बर्फ है, उसको अगर हीट करेंगे वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आइस को हीट किया, ये डेल का निशान होता है जो हम केमिस्ट्री के अंदर हीट के लिए यूज करते हैं भाई, ठीक है। तो यहां पर आइस को हमने हीट किया तो क्या बना, वाटर को हीट किया, वेपर प्रेशर बनता है, वेपर्स बनते हैं ना, वेपर्स बन जाएंगे भाई। ओके, वेपर क्या है, गैसियस फॉर्म है वाटर की। तो आइस को हीट किया वाटर, और वाटर को वेपर। तो जब हम स्टडी कर रहे हैं वाटर को, लिक्विड को, ओके, अब क्या होता है, देखिए पहले आप समझिए इवेपोरेशन से बॉइलिंग क्या होती है, और नहीं चलिए इवेपोरेशन बताते हैं। अब इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डेफिनेट होता है कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल हो जाएगा, यानी कि 373 केल्विन के ऊपर बॉईल अप हो जाएगा। ओके, अगर उससे कम टेम्परेचर पर ये लिक्विड गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलेंगे, ठीक है। मतलब इवेपोरेशन रहेगा, लिक्विड converts into gaseous form, ठीक है, gaseous form at, ये फिर बोलो, gaseous form below boiling temperature, कि लिक्विड जो है कन्वर्ट हो गया वेपर्स के अंदर, लेकिन उसने अपना बॉइलिंग पॉइंट अटेन नहीं किया। ओके, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलेंगे, और जो बॉइलिंग पॉइंट पे हो जाए उसे हम बॉइलिंग बोलेंगे। अब बॉइलिंग क्या होता है उसे मैं आपको आगे बताता हूं, उससे पहले हम वेपर प्रेशर को स्टडी करेंगे। पहले इवेपोरेशन को कंप्लीट करते हैं। इवेपोरेशन को जो फैक्टर है वो कौन कौन से होते हैं इवेपोरेशन को, ठीक है। इवेपोरेशन को जो है मतलब कम होगी या ज्यादा होगी, इसको जो है कौन कौन से फैक्टर बताएंगे। देखिए पहला फैक्टर लिखिए आप, फैक्टर्स इधर लिख देते हैं हम, फैक्टर्स। ओके, एक तो होता है भाई सरफेस एरिया, दूसरा होता है टेम्परेचर, और तीसरा, जो पहला सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। देखिए समझिए आप इनको एक एक करके। सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। ओके, देखिए कैसे, आप जो है एक गिलास को, ये एक्टिविटी आप खुद घर पर करके देखिएगा, कुछ नहीं लगेगा, ना पैसा लग रहा है, सिर्फ क्या है
थोड़ी सी मेहनत भी नहीं बोलेंगे, मेहनत क्या ही करनी है, सुबह उठना है, एक गिलास को जो है आप धूप के अंदर रखिए, और एक जो है मतलब आधे लीटर पानी को आप एक गिलास के अंदर रखिए, और आधे लीटर पानी को आप क्या है जो थाली होती है या प्लेट होती है उसके अंदर रखिएगा धूप के अंदर। क्या होगा, अगर आप शाम के टाइम जाके देखोगे तो वहां पर जो पानी है वो कम हो जाएगा, थाली में ज्यादा, गैस के अंदर सॉरी गिलास के अंदर कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो थाली है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और सरफेस एरिया ज्यादा है तो जो वेपर्स है वो आसानी से बनेंगी, तो इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जितना ज्यादा उतना ज्यादा सरफेस एरिया। टेम्परेचर बढ़ाया तो यहां पर इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर ज्यादा होती है? गैसेस के अंदर ज्यादा होती है भाई। किसके अंदर? गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो किसकी तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे? गैसेस की तरफ, मतलब वेपर फेज की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो वेपर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो वहां पर इवेपोरेशन बढ़ गया। आगे देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब कोई चीज क्या है, मानते हैं कि मजबूती से बंधी हुई है, ठीक है, उसको गैसेस के अंदर कन्वर्ट करना इजी रहेगा या मुश्किल रहेगा? मतलब जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाएगी, जो फोर्स है किसके बीच में? मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ गया। जब फोर्स बढ़ गया बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो वो इजिली जो है अपने मॉलिक्यूल को रिलीज नहीं करेंगे। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा भाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बढ़ने से, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ी मतलब उनके बीच की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग हो गई है, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उस स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर देने का मतलब क्या है? उनका इवेपोरेशन कम हो रहा है, उनका इवेपोरेशन कम हो रहा है। तो इवेपोरेशन बढ़ेगा जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, और घट जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को बढ़ाने पे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक कॉमन क्वेश्चन यहां से आता है, व्हाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? व्हाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? ओके, अब देखो होता क्या है, कूलिंग क्यों होती है, क्यों कूलिंग शो करती है इवेपोरेशन? ये देखिए क्या होता है। मान लेते हैं अपने पास कोई बर्तन पड़ा है यहां पर, ओके, ये बर्तन है, इसके अंदर क्या है? पानी है। क्या है भाई? पानी। ओके, तो इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे वेपर के अंदर, वेपर्स के अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर को अटेन किए बिना वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये एनर्जी लेंगे अंदर वालों से। ओके, तभी तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी ना, क्योंकि हम बाहर से हीट तो अभी नहीं दे नहीं रहे हैं। तो इनकी जब एनर्जी बढ़ गई तो क्या होगा? जब एनर्जी यहां पर बढ़ गई तो ये बाहर चले जाएंगे। ये किसकी एनर्जी लेके गए? अंदर वाले मॉलिक्यूल्स की, मतलब इनकी एनर्जी कम हो गई। एनर्जी किसकी बात कर रहा हूं? काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड होती है? थर्मल एनर्जी से होती है। सब चीजें हम पढ़ा चुके हैं भाई, सब चीजें कवर अप कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है स्टार्टिंग से जाके देखिए, इससे इसको बड़ा ही मजा आ जाएगा। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, बस मान लीजिए रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी कम हुआ तो थर्मल एनर्जी कम हो गया। थर्मल एनर्जी कम हो गया मतलब कूलिंग हो गई। वहां पर क्या हो गया? ठंडा ठंडा, कूल कूल। ठीक है, यहां मैं कोई ऐड नहीं कर रहा, वो बस कहने में आ जाता है कि ठंडा ठंडा कूल कूल। ठीक है, हाँ। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, थर्मल एनर्जी डिक्रीज, दैट्स व्हाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इसीलिए इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है। ओके, अब हम वेपर प्रेशर की बात कर लेते हैं। देखिए वेपर्स बन गए तो वेपर प्रेशर की बात कर लेते हैं, और यहीं पर अपने पास डेफिनेशन आएगी बॉइलिंग की, कि एक्चुअली में बॉइलिंग होता क्या है। हम अगर किसी से आप पूछते हैं ना बॉइलिंग क्या होता है, बोल देते हैं उबलना। भाई उबलना तो उसका हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया ना। एक्चुअली में हमें बताना क्या है कि क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, वो चीज हम जानते हैं। देखिए
हमें समझना है अभी वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको समझने के लिए हम एक बीकर लेते हैं जो क्लोज है, बंद कर रखा है इस बीकर को चारों तरफ से, ये बंद है। यहां पर है लिक्विड, इसके अंदर मान लेते हैं वाटर है, ओके। इस वेसल के अंदर क्या है? लिक्विड है। अब यहां पर क्या होगा? इसको मैंने हीट किया, मतलब गर्मी दी। गर्मी दी तो मॉलिक्यूल्स उछलेंगे, जाहिर सी बात है। जब उछलेंगे मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो ये लिक्विड से किसके अंदर जाएंगे? गैसेस फॉर्म के अंदर जाएंगे, लिक्विड से गैस की तरफ कन्वर्ट हो गए। तो यहां बना देते हैं वेपर्स, गैस बना दी, ओके। ये वेपर्स बन गए यहां पर वाटर के। मैंने इस वेसल को इनक्लोज कर रखा है, मतलब बंद कर रखा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वेपर्स बनेंगे और वापस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब वो वेपर्स कन्वर्ट हो रहे हैं वाटर के अंदर, सेम टाइम पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो होंगे। मतलब ये देखिए, लिक्विड से क्या होगा? गैस की फॉर्म में जाएंगे, ओके। उसी टाइम पर गैस किसकी तरफ? लिक्विड की तरफ आ रहा है। मतलब यहां पर एक इक्विलिब्रियम सेटेबल हो गया कि जितने मॉलिक्यूल्स वेपर्स बनेंगे उतने मॉलिक्यूल्स वहां पर लिक्विड की फॉर्म में बन जाएंगे, और इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलो? फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम। लिक्विड क्या है? एक फेज है, ये भी एक फेज है, और गैस भी क्या है? फेज है। तो दो फेज के बीच में एक ऐसा समन्वय है, मतलब दोनों के अंदर यहां पर रजामंदी हो गई है कि जितने लिक्विड गैस के अंदर आएंगे वो गैस लिक्विड के अंदर चले जाएंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, ठीक है। इस बात को समझे कि यहां पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। अब यहां पर इक्विलिब्रियम, अब गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है? दूर भागने की। तो मतलब दूर भागेंगे तो ये क्या करेंगे? आउटवर्ड की तरफ फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो अब ये देखिए कि ये फोर्स जो लिक्विड के ऊपर भी लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। देखो ये जो गैसेस है ये फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर? लिक्विड के ऊपर, और इसी को हम बोलते हैं प्रेशर, या बोलो वेपर प्रेशर। वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है, ओके। तो मतलब अभी आप समझे कि वेपर प्रेशर क्या होता है? फोर्स exerted by vapors in a per unit area at phase equilibrium। फेज इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं फोर्स लगा रहे हैं लिक्विड के ऊपर, वहां पर जो है अपना वेपर प्रेशर बन जाता है, ठीक है। और वेपर प्रेशर को फैक्टर देखो कौन कौन से इफेक्ट करेंगे। सेम चीज, पहले जो है टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा? देखिए, मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा? यहां पर लिक्विड जो है गैस के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। अब जितना जल्दी गैस के अंदर कन्वर्ट होगा उतना ज्यादा प्रेशर वहां पर लगना स्टार्ट होगा। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अपना वेपर प्रेशर, किसके? टेम्परेचर की। दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट करेगा वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर क्या है? फोर्स ज्यादा है अट्रैक्शन की, अट्रैक्ट करके रखेंगे, बांध कर रखेंगे एक दूसरे को। फिर क्या होगा कि इनको वेपर्स या गैस फेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब कि यहां से जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जितनी ज्यादा बॉन्डिंग इनके बीच में, वहां से वेपर प्रेशर उतना ही कम लगेगा, उतना ही वेपर प्रेशर जो है यहां पर भाई कम लगेगा।
जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी। ओके, मतलब देखिए अगर आपसे ग्राफ पूछ लिया जाए, ग्राफ की बात कर लेते हैं, बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या बढ़ रहा है, उसका वेपर प्रेशर भी भाई बढ़ता जाएगा। ठीक है, और वेपर प्रेशर हम समझ गए क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस फेज। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस फेज एट फेज इक्विलिब्रियम, एट फेज इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम के अंदर है, ये जो वेपर्स हैं, ये गैस फेज बना है, वो लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएगा और उस प्रेशर को अगर हम पर यूनिट एरिया के अंदर निकाल लें, पर यूनिट एरिया, फोर्स को पर यूनिट एरिया के अंदर निकाल लें, उसको हम प्रेशर बोल देंगे। ओके, इतना समझे। अभी चलते हैं बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मैंने अभी क्या कर रखा है, इसको क्लोज कर रखा है। ओके, अब मैंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, ओपन कर दिया। ओके, यहां देखो क्या हुआ, अब आप बोलोगे कि जितने वेपर्स बने वो सब उड़ जाएंगे। ओके, उड़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन पहले यहां पर कुछ फोर्स नहीं लग रहा था। ओके, फोर्स नहीं लग रहा था किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, लेकिन जैसे ही मैंने इसे ओपन कर दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर का फोर्स होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके ऊपर लगा भाई, अब लिक्विड के ऊपर। अब लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसके इक्वल जाना पड़ेगा, उससे ज्यादा होना पड़ेगा। अगर उससे कम रह गया तो ये लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, अगर कम रह गया। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एपी लिख देता हूं मैं या फिर पीए लिख देते हैं। ओके, प्रेशर एटमॉस्फेरिक वाला। ओके, अगर ये ज्यादा है प्रेशर ऑफ, जो है हम बोल दे लिक्विड का या फोर्सेस का, ओके लिक्विड का, तो यहां पर कन्वर्ट नहीं होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके प्रेशर को इक्वल करना पड़ेगा, मतलब इसे हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब हीट देंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे गैसेस के अंदर, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैसेस के अंदर कन्वर्ट होंगे। ठीक है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस के अंदर, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, यहां लिख देते हैं, अच्छी सी डेफिनेशन लिख देते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। द टेम्परेचर, द टेम्परेचर at which liquid phase converts into gas phase at atmospheric pressure, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अगर कोई लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होगा, उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। और इसी प्रोसेस को, जो लिक्विड है कन्वर्ट हो रहा है गैसेस के अंदर, जो लिक्विड गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग। ठीक है, तो आज देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और फिर वेपर क्या हो, वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर्स क्या होते हैं, इवेपोरेशन क्या होता है। देखिए अब देखिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा यहां पर इस प्रेशर के ऊपर, ठीक है, अगर उस टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड जो है गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको तो हम बोलेंगे बॉइलिंग। लेकिन उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से अगर कम के ऊपर वो लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। हमने पढ़े इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, हमने पढ़ा इवेपोरेशन जो है कैसे होता है, क्यों होता है, उसका कूलिंग क्यों करता है इवेपोरेशन, वो भी हमने जाना। फिर हमने वेपर प्रेशर को जाना, वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं, उस चीज को हमने जाना। बॉइलिंग को हमने जाना, बॉइलिंग पॉइंट को हमने जाना।
अब लिक्विड्स के बारे में कुछ एक चीजें ही बचती हैं, जैसे कि सरफेस टेंशन हो गया, एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है सरफेस टेंशन का, और जैसे ड्रैग हो गया, इंटरमोलिकुलर जो लेयर्स होती है उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है फोर्सेस का, वो सारी चीजें हम अगले वीडियो के अंदर जान लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।